मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी ECP और लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी है और बताया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी का हक रखता है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हल भी ले लिया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जस्ट साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो फिच की रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया 18 महीने में जो है वो हुकूमत चली जाएगी, फिर टेक्नोक्रेट का जो है वो सेटअप आ जाएगा और बड़ा ही इसको एक ऑथेंटिसिटी के साथ बयान किया गया है, क्योंकि जो फ्रेम ऑफ टाइम दिया गया है और जो इवेंट्स बताए जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े कोई प्रेडिक्टेड तो हम उसे कहेंगे नहीं, एक स्क्रिप्टेड कहा जा सकता है अलबत्ता कि हाँ ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की क्या ऑथेंटिकेशन है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो सेटअप चल रहा है उसमें? देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स तो आती जाती रहती हैं, ये तो काइट फ्लाइंग है और ख़ासतौर से हमारे मुल्क में जहाँ पे अफरा तफरी मची होती है सियासी मैदान में, तो उसमें हर एक आदमी अपना कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ बयान करता है और ये सभी ये लोग कहते हैं कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, क्योंकि कोई सिस्टम तो यहाँ है नहीं ना जिस तरह दूसरी दुनिया के मुल्कों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। एक इलेक्शन हारता है तो दूसरा उसको मुबारकबाद देता है जो जीत जाता है, और फिर आप देखिए क्या हुआ इंग्लैंड में, स्वीपिंग मेजॉरिटी मिली लेबर को और लेबर दूसरे दिन हुकूमत में बैठ गई और वो कंजर्वेटिव ने उनको मुबारकबाद दिया। यहाँ तो ये होता है कि हमें हुकूमत मिले तो ठीक है, किसी और को ना मिले। और ये जब इस तरह की अफरा तफरी होती है तो उस सूरत में हर एक आदमी अपने अपने व्यूज देता है। ये जो अभी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं इसके कोई माने नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन है और वो स्पेकुलेशन बेस्ड इस पर है कि फाजिका साहब कब रिटायर हो रहे हैं और नया चीफ जो है आर्मी का वो कब आ रहा है, उस पर बेस्ड। तो अच्छा जी, स्पेकुलेशन की बुनियाद पर कोई खबर कैसे चल सकती है और इसकी क्या मुसद्दिका हकीकत है? उससे कुछ नहीं होता, आप स्पेकुलेशन करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह स्पेकुलेशन थी वो ट्रम्प का मामला था, जब ट्रम्प इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, लोगों ने कहा कि ट्रम्प का कोई चांस नहीं है, लेकिन देखिए ट्रम्प ने कान में गोली लगवा करके अब वो फिर आ गया मैदान। वो तो सर इस वक्त बाइडन के लिए भी जो है वो उनके अपने सेक्टर से ही जो है लोगों ने कह दिया है कि बाइडन को भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। एज फैक्टर भी है, दूसरे डायमेंशिया का भी जो है वो सुनने में आया है, अलबत्ता अभी तक कोई इसकी तस्दीक नहीं है। लेकिन अच्छा चले, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि स्पेकुलेशन है, अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो उसकी आईनी हैसियत क्या होती है और वो किस तरीके से जो है वो अमल में आ सकता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसकी कोई प्रोविजन नहीं है कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ सके, इसकी कोई प्रोविजन नहीं। सिर्फ ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकती है, उसकी प्रोविजन है। तो उससे इमरजेंसी से ये होता है कि असेंबली की जो मियाद है वो 1 साल इंक्रीज हो सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन उसको उसके लिए दोनों हाउसेज में जाना होता है और उसमें जो ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हुक्म दे सकता है किस तरह से हुकूमत चलाए। अच्छा जज साहब, जब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जी इसकी आइन में कोई हैसियत नहीं है, तो ये लगभग देखा गया है कि हर गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर ये एक आवाज़ आती है कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप आना चाहिए। जब ये गैर आइनी है और आइन में इसकी कोई मतलब अगर आइन में हैसियत नहीं है तो यकीनन ये गैर आइनी है, और अगर एक गैर आइनी चीज़ है तो इसकी इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन किस बेसिस पे की जाती है? क्या ये अपोजिशन पार्टी को डराने के हथकंडे हैं या ये इसकी क्या वजूहात क्या होती हैं बेसिकली? इसकी वजूहात बड़ा सिंपल है। इसकी वजूहात ये होती है कि अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी शुरू होता है कि किसी तरीके से जो गवर्नमेंट पार्टी को हिला दिया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है, काउंटर होता है कि भाई अगर आप ज़्यादा शोरशरार मचाएंगे तो हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आएंगे, तो वो शोरशरार छोड़ देते हैं, वो शोरशरार घूमता रहता है। लेकिन उसकी कोई चांसेस नहीं है, कानून में आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए तो यकीनन फौज की इंटरफेरेंस, डायरेक्ट इंटरफेरेंस बड़ी ज़रूरी है। हुकूमत करती है, इमरजेंसी लाती है, लेकिन डायरेक्ट इंटरफेरेंस जरूरी है। अच्छा, तो अभी तक तो इस तरह से कोई चीज नहीं आई साहब। जी, आपने कहा कि इमरजेंसी का निफाज हो सकता है, तो इमरजेंसी अगर नाफिज हो जाती है तो इसमें तो अदलिया गैर फाल हो जाती है, और क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? नहीं, अदलिया गैर फाल नहीं होती है, अदलिया चलती रहती है। अच्छा, अदलिया का कोई जो सिर्फ असेंबली जो है, नेशनल असेंबली जो है वो काम नहीं करती। उसमें फंडामेंटल राइट्स जो होती है वो सस्पेंड हो जाती है। अच्छा
अच्छा, जैसा मैं एक बात जानना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए भी, कि अक्सर हमारे नाजरीन सुनते हैं कि जी ये टर्मिनोलॉजी जो है टेक्नोक्रेट्स की या टेक्नोक्रेट सेटअप की जो है वो ये सुनते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है कि क्या है। वर्ड तो वो सुन रहे हैं कि हाँ जी एक है, मतलब आप समझ लीजिए कि इल्मुल कलाम के अंदर मशहूर हो चुका है कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप है। बेसिकली ये टेक्नोक्रेट सेटअप होता क्या है, इसकी किस तरह की बॉडी क्या होती है इसकी? देखिए, टेक्नोक्रेट का मतलब ये होता है कि नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल, इसको समझ लें। जो प्रोफेशनल हैं, जो जिस काम के एक्सपर्ट्स हैं, मतलब फाइनेंस का जो एक्सपर्ट कोई आदमी आ जाएगा, कोई लॉ का एक्सपर्ट आदमी आ जाएगा, कोई इनकम टैक्स का एक्सपर्ट आदमी आ जाएगा, जो एक्सपर्ट अपनी फील्ड में है, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल है। तो ये टेक्नोक्रेट का मतलब ये होता है। जी अच्छा, जैसा आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, आपने जो चीज बताई है इससे ये जाहिर हो रहा है कि इस तरह के लोग जो हैं वो हमने अक्सर देखा है निगरा सेटअप के अंदर आते हुए देखा है कि जी निगरा सेटअप के अंदर हम अलग अलग सेक्टर से उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को ला करके निगरा सेटअप देते हैं। तो ये एक तरह का निगरा सेटअप जो बनता है, जो फॉर्मूला होता है, उसी को अगर हम कहें कि अगर गैर आईनी तौर पर आएगा तो वो टेक्नोक्रेट सेटअप होगा, और अगर आईनी तरीकाकार इसका देखा जाए तो शायद निगरा सेटअप के जरिए लोगों को लाया जा सकता है। निगरान सेटअप तो सिर्फ इलेक्शन के पहले आ सकता है। जी आइन के मुताबिक। ये जो टेक्नोक्रेट वाला मामला है तो ऊपर से जबरदस्ती कोई इन्फोर्स करेगा तो आएगा, और इन्फोर्स कौन कर सकता है इस मुल्क के अंदर, वो हम सब जानते हैं। अच्छा सर, एक और मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। अदालत ने जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला सुना दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो किसी नतीजे पर अभी तक पहुंच नहीं पाया है। आज भी होगा, देखते हैं शायद आज कोई नतीजा निकल आए। ये जो सीट्स का मामला आ रहा है, रिजर्व सीट्स का, इसका क्या इस वक्त आप पहलू देख रहे हैं? कानून में इसकी क्या हैसियत है? जबकि अदालत ने फैसला सुना दिया है तो फिर इस वक्त बातचीत और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो है वो अभी डिबेट ही चल रही है। मियां साहब भी जो है वो सब लोगों को लेकर बैठे हुए हैं कि जी आगे क्या करना है। फैसला आने के बाद इस चीज की, इस गपशप की गुंजाइश रहती है? देखिए, बात इसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, जो मेजॉरिटी जजमेंट आई है, उसमें काफी लकूनाज रह गए हैं। क्योंकि उन्होंने जनरल एक जजमेंट दे दी कि भाई ये कर लें, आप एफिडेविट देकर करके आ जाएं उसके अंदर, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं सोचा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अब देखिए, जब कोई आदमी एफिडेविट देता है तो वो एफिडेविट ओथ पे होता है, आपको मालूम है, खुदा को हाजिर नाजिर जान करके ओथ पे होता है। और वो अगर आप उसको ओथ को तोड़ दें तो उसके मतलब उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद आपकी एविडेंस कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होगी और आप एक तरह से जुर्म होता है। तो अब जब उन्होंने ये कहा कि वो एफिडेविट दे करके कर दें तो उन्होंने ये भूल गए, उन लोगों ने ऑलरेडी एफिडेविट दिए हुए हैं। जब एफिडेविट दिए हुए हैं, अब दूसरा एफिडेविट दे के आएंगे तो इसका मतलब पहला एफिडेविट नल एंड वॉइड था। और उसके जब अगर वो झूठे हो गए तो फिर उनकी कोई एविडेंस काम नहीं आएगी, कोई एफिडेविट काम नहीं आएगा। तो ये सब चीजें हैं वो उनको सोचा नहीं उन्होंने उस वक्त जजमेंट देते हुए, जल्दी में जजमेंट दे दी। और अब उसका जो रिएक्शन होगा नेचुरली, अब जो लोग अफेक्टेड हैं उससे वो जाएंगे कोर्ट के अंदर। मैंने अभी देख रहा था टीवी पे कि शायद वो जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं जो इलेक्ट हो गए हैं वो जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। यानी हुकूमत अगर नजर सानी की दरख्वास्त इसके ऊपर देती है तो ये फैसला रिवर्स होने के चांसेस हैं? जी, चांसेस यकीनन है। अभी तो इलेक्शन कमीशन भी जा रहा है ना रिव्यू के लिए, इलेक्शन कमीशन भी जा रहा है, और दूसरे ये लोग जो मखसूस नशिस्तों में इलेक्ट हो गए थे वो लोग भी जा रहे हैं। तो ये कितना, जो देखिए यही बात होती है कि जब जजेस कोई फैसला करते हैं इस किस्म का, नौयत का, तो उनको चाहिए कि उसके हर एक एंगल को देखें। तो ये उन्होंने अगर फैसला किया तो उसका क्या रिपरकशन होगा। बदकिस्मती से इस जजमेंट में वो चीज नहीं हुई। मैंने जजमेंट पढ़ी है, मेरे पास पहुंच गई थी, और मैं तो देखता हूँ कि उस जजमेंट में काफी लकूनास हैं, काफी कमजोरियां हैं, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, एक तो आपने पॉइंट आउट कर दी कि एफिडेविट का मसला आ रहा है, और इसके अंदर क्या ऐसे हर्डल्स हैं जिसके जरिए हुकूमत का केस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है? हुकूमत का केस या दूसरी साइड इलेक्शन कमीशन और रिजर्व सीट्स के ऊपर? जी, तो वो कोलिशन है तो जाहिर सी बात है हुकूमत का झुकाव। एक तो टेक्निकल जो चीज है जी, वो टेक्निकल ये चीज है कि कोर्ट के अंदर हमेशा जो जाता है कोर्ट के अंदर पिटिशन लेकर के, उसको कोर्ट रिलीफ देती है, कोर्ट किसी और को रिलीफ नहीं देती। तो यहाँ पर तो एक साफ जाहिर है कि पीटीआई जिसके हक में फैसला हो गया, जिसको सीटें मिल गई ऑर्डर से, तो वो तो कोर्ट में नहीं गए ना, वो कोर्ट में तो दूसरी पार्टी गई थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल।
जो जिसमें कि सब लोगों ने ज्वाइन किया था, जी, जी। एफिडेविट दे करके ज्वाइन किया था और आइन के तहत ज्वाइन किया था। तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो एक ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिस कानूनी तौर पर जिस पर के काफ़ी बहस भी हो सकती है और हुक्म इम्तनाई मिल सकता है अगर ये लॉयर्स उनके परसुएट कर सकते। अच्छा जी, ये एक बड़ा ही जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। खैर थैंक यू सो मच जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ थे और कानूनी तौर पर जो है वो उन्होंने इसके निटी ग्रिटीज जो भी थी वो सब हमें बताई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।